Hello everyone, myself Arpit Mishra and I am back with another aviation video based on aerodynamics, that is module 8. And the topic which I am going to discuss in this video lecture is gliding, which comes under submodule 8.3. So guys, I have already prepared videos based on the turning flight along with the high lift devices like flaps, slats. So please watch all those videos also, and then come up with this topic named as gliding. Here also I have tried to make this topic as simple as possible, so watch this video completely so that you at the end of this video lecture you will be definitely get some idea about the topic, that is gliding. And I have also covered many questions based on this particular topic in my slides, so follow all the slides nicely, and I'm pretty much sure that many of the questions you will be able to solve after watching this video. So let's get started. Okay, so gliding is power of flight where I can say engines are not in working condition. Aircraft is traveling without an engine, it is coming down with its own power. ओके, सो ग्लाइडिंग मतलब पावर ऑफ फ्लाइट है। तो पहले मैं कुछ पॉइंट्स इसमें शेयर कर लेता हूँ आपसे। सो लेट्स से एन एयरक्राफ्ट इज ग्लाइडिंग डाउन, दिस एंगल इज नोन एज गामा, दैट इज ग्लाइडिंग एंगल. सो हेयर टू हेयर आई विल से इट इज़ एन एल्टीट्यूड h, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं बोलता हूँ एक डिस्टेंस है d. ठीक है, सो विद दिस आई कैन से दिस एंगल इज ऑल्सो गामा. सो एक फॉर्मूला बना मेरे को ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, tan गामा इज इक्वल टू h अपॉन d, डिस्टेंस परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो गामा है यानी कि ग्लाइडिंग एंगल है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ग्लाइडिंग एंगल मेरा डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अभी फ़िलहाल मुझे इस पे ही फोकस करना है. ठीक है, मुझे सिर्फ अभी ये बताना कि मेरे पास एक चीज़ आ गई कि जो ग्लाइडिंग एंगल है वो मेरे पास डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. सो नाउ इफ़ आई विल इंक्रीज ग्लाइडिंग एंगल, अगर मैं ग्लाइडिंग एंगल को बढ़ाता हूँ, ग्लाइडिंग एंगल को बढ़ाना मतलब इस तरीके से एयरक्राफ्ट को लेके आना, ये गामा बढ़ गया. अगर इनिशियली गामा मेरा 4 डिग्री मैंने माना, तो यहाँ पे अब मैं बोलता हूँ गामा 8 डिग्री हो गया. पहले यहाँ पे 4 डिग्री था, अब मैंने गामा को 8 डिग्री कर दिया. अगर ग्लाइडिंग एंगल 8 डिग्री हो गया यानी कि ग्लाइडिंग एंगल बढ़ गया, तो यू कैन सी डिस्टेंस रिड्यूस हो गया. यानी कि जैसे जैसे गामा ग्लाइडिंग एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस मेरा रिड्यूस होगा. तो इस केस को बोलेंगे हम लोग स्टीपेस्ट ग्लाइडिंग. अगर ग्लाइडिंग एंगल बढ़ाया, डिस्टेंस मेरी जो एयरक्राफ्ट ट्रैवल करेगा वो रिड्यूस हो जाएगी, और इस केस को बोलेंगे हम स्टीपेस्ट ग्लाइडिंग. ठीक है, अब अगर मैंने गामा को कम किया, अगर ग्लाइडिंग एंगल को रिड्यूस किया, ग्लाइडिंग एंगल रिड्यूस करने का मतलब है मेरा एयरक्राफ्ट कुछ यहाँ से आ जाएगा. ये 4 था यानी कि अब मैंने 2 डिग्री मान लिया इमेजिन, तो मेरा एयरक्राफ्ट जो था वो यहाँ से आएगा. यानी यू कैन सी डिस्टेंस इज गेटिंग इंक्रीज. तो इस केस में डिस्टेंस बढ़ के मिलेगी. तो सिंस ग्लाइडिंग एंगल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, तो जैसे जैसे मैं ग्लाइडिंग एंगल को वेरी कर रहा हूँ वैसे वैसे मुझे डिस्टेंस कवर्ड में चेंजेस मिल रहे हैं. तो इस केस में सिंस आई हैव रिड्यूस्ड द ग्लाइडिंग एंगल, तो मेरा एयरक्राफ्ट ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पा रहा है, ट्रैवल कर पा रहा है, तो ये कहलाएगा फ्लैटेस्ट ग्लाइड. क्लियर. 2 चीज़ें मैंने यहाँ पे बोली, एक बोला स्टीपेस्ट ग्लाइडिंग जिसमें ग्लाइडिंग एंगल बड़ा था, ज़्यादा रखा था मैंने, और दूसरा मैंने वर्ड यूज़ किया फ्लैटेस्ट ग्लाइड जिसमें मैंने ग्लाइडिंग एंगल को कम रखा गाइस. तो फिलहाल अभी ये दोनों कंसेप्ट्स मेरे हिसाब से आपको क्लियर हुए होंगे. थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब मैं कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर करता हूँ. Apart from this, there is one more formula for gliding which is known as tan gamma is equal to CD by CA. ठीक है, ड्रैग कोफिशिएंट से लिफ्ट कोफिशिएंट का रेशियो. आई कैन ऑल्सो राइट इट एज CL बाई CD. सो आई कैन राइट दिस एज 1 अपॉन L बाई D, लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो. यहाँ से मुझे एक रिलेशन मिला कि ग्लाइडिंग एंगल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द L बाई D रेशियो. अब ये मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हुआ. ठीक है, ये ग्लाइडिंग एंगल अगर L बाई D रेशियो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि मैं जब जब ग्लाइडिंग एंगल बढ़ाऊंगा
तब तक एरोडायनेमिक एफिशिएंसी, एल बाई डी रेशियो इज नोन एज एरोडायनेमिक एफिशिएंसी, विल गेट रिड्यूस। अगर गामा को बढ़ाया, सिंस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो एल बाई डी रेशियो विल रिड्यूस। ठीक है, इस केस में एरोडायनेमिक एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी। और मैंने आपको अभी बताया, अगर गामा बढ़ाया मतलब आपका स्टीपेस्ट ग्लाइडिंग कहलाएगा। दूसरा केस अगर बोलते हैं, अगर मैंने गामा को रिड्यूस किया, ठीक है, तो इस केस में एल बाई डी रेशियो आपका इम्प्रूव होके आएगा, एल बाई डी रेशियो बढ़ जाएगा। तो ये मेरे को बेस्ट एल बाई डी रेशियो की तरफ लेके जाएगा, यानी कि एल बाई डी रेशियो इम्प्रूव करके देगा, एरोडायनेमिक एफिशिएंसी इम्प्रूव होके आएगी। ये मेरा फ्लैटेस्ट ग्लाइड का केस रहेगा। तो गाइस ये भी आपको मैंने क्लियर कर दिया कि यहाँ पे एल बाई डी रेशियो के साथ कैसा मेरा रिलेशन बनता है ग्लाइडिंग एंगल का। ठीक है, ये दोनों केस को अगर हम निकालें तो मैंने आपको बताया कि गामा यानी कि ग्लाइडिंग एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एल बाई डी रेशियो, दैट इज एरोडायनेमिक एफिशिएंसी, ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो ये आपको डीजीसीए पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। वो स्टेटमेंट फॉर्म में देगा और मैं अभी पॉइंट्स भी कवर करूंगा अपने स्लाइड्स के, बट पहले मैं आपको एक शॉर्ट में एक ब्रीफिंग दे रहा हूँ कि कैसे आप इसे रिलेट कर सकते हो। ग्लाइडिंग एंगल आप अगर बढ़ाते हो तो आपका स्टीपेस्ट ग्लाइड आपको मिलता है, एरोडायनेमिक एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी, डिस्टेंस भी रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप ग्लाइडिंग एंगल को रिड्यूस करते हो, एरोडायनेमिक एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी और डिस्टेंस ट्रेवल भी आपका ज़्यादा होगा, यानी कि फ्लैटेस्ट ग्लाइड का केस बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ते हैं अब आगे। ठीक है, यहाँ देखते हैं जो मैंने अभी जस्ट आपसे शेयर किया, पॉइंट वाइज मैं बताता हूँ। टेन गामा इज इक्वल टू सी डी बाई सी एल, चेंज इन हाइट टू द डिस्टेंस फ्लोन, मैंने ट्रिग्नोमेट्री से आपको ये भी बता दिया। सो रिलेशन आपको क्या मिला वो मैंने आपसे शेयर किया। ग्लाइडिंग एंगल इज द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ होरिजन एंड द पाथ ऑफ ग्लाइडर एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन एल बाई डी रेशियो। ये पॉइंट आपको डीजीसीए पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द एल बाई डी रेशियो। मैंने आपको भी यहाँ पे शेयर भी कर दी है बात, तो आपको ध्यान रखना है ये पॉइंट। ठीक है, ग्लाइडिंग एंगल मेरा एल बाई डी रेशियो पे ही डिपेंड करता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज हायर एल बाई डी रेशियो स्मॉलर, यानी कि फ्लैटर द ग्लाइडिंग एंगल एंड फार्दर द एयरक्राफ्ट कैन फ्लाई। दिस इज व्हाट आई हैव डिस्कस कि आपका ग्लाइडिंग एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एल बाई डी रेशियो, ग्लाइडिंग एंगल गामा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल बाई डी रेशियो। तो यहाँ से आप देख सकते हो हायर द एल बाई डी रेशियो मतलब स्मॉलेस्ट गामा, यानी कि आपका फ्लैटेस्ट ग्लाइडिंग आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके, नाउ यही इमेज मैंने आपसे अभी शेयर किया था, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से एच अपॉन डी यानी कि डिस्टेंस दिखा रहा है, एच एल्टीट्यूड को डिनोट कर रहा है, ग्लाइडिंग एंगल भी आपने देख लिया कि कैसे पाथ, ग्लाइडिंग पाथ और हॉरिजन के बीच का एंगल ग्लाइडिंग एंगल कहला रहा है। जैसे जैसे आप ग्लाइडिंग एंगल को चेंज करो वैसे वैसे आपको डिस्टेंस में भी चेंज आपको देखने को मिलेगा, और ऑफ कोर्स इसके साथ साथ आपको एरोडायनेमिक एफिशिएंसी में भी चेंज देखने को मिलता है। नाउ बढ़ते हैं आगे। सो पहला पॉइंट है ग्लाइड रेशियो ऑफ एन एरोप्लेन इज द डिस्टेंस द एयरप्लेन विल विथ पावर ऑफ ट्रेवल फॉरवर्ड इन रिलेशन टू द एल्टीट्यूड इट लॉसेस। तो ग्लाइडिंग में क्या है, एयरक्राफ्ट इज कमिंग डाउन तो वो एल्टीट्यूड को लॉस कर रहा है एंड वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, नीचे आ रहा है तो डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है, एज यू कैन सी इन दिस इमेज। ठीक है, एयरक्राफ्ट इज कमिंग डाउन तो एल्टीट्यूड तो लॉस हो रहा है, ये वाली चीज लॉस हो रही है, एल्टीट्यूड लॉस हो रहा है नीचे आते वक्त, और वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, दिस इज व्हाट वी आर मॉनिटरिंग। दैट इज व्हाई वी आर मोर कंसर्न अबाउट एल्टीट्यूड लॉस विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हम इन्हीं दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है गाइस, सेकंड पॉइंट। हाँ, अब सेकंड पॉइंट में हम हेडविंड और टेलविंड की बात करते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। मान लीजिए मेरा एयरक्राफ्ट जैसे नीचे आ रहा है, तो अभी अपने पास दो केस होते हैं, एक हेडविंड है अपने पास विंड और एक टेल विंड है। ठीक है, हेडविंड के केस में ग्राउंड स्पीड जीएसएस ग्राउंड स्पीड डिक्रीज होती है। ठीक है, और टेल विंड के केस में ग्राउंड स्पीड इंक्रीज होती है। ग्राउंड स्पीड इज द स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ठीक है, सो नाउ हेडविंड के केस में ग्राउंड स्पीड रिड्यूस इसलिए होती है क्योंकि एयरक्राफ्ट जो है अगेंस्ट द विंड फ्लाई करता है। तो अगर एयरक्राफ्ट की स्पीड 100 नॉट है, ठीक है, और विंड की स्पीड 60 नॉट है, तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं तो स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है और आपको 60 नॉट अप्रोक्सीमेटली आंसर मिलता है। यानी कि एयरक्राफ्ट की स्पीड माइनस विंड की स्पीड जो आपको वैल्यू मिली वो आपकी ग्राउंड स्पीड है। टेल विंड के केस में क्योंकि आपके साथ में जो हवा चल रही है वो टेल विंड कहलाती है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा, टेल विंड के केस में आपके एयरक्राफ्ट की स्पीड अगर 100 नॉट है और जो टेल विंड यानी कि विंड की स्पीड है वो 40 नॉट है, तो इस केस में आपको 140 नॉट स्पीड आपकी मिलती है। तो अगर मैं एयरक्राफ्ट को ड्रॉ करूँ तो अगर इस तरीके से हवा आ रही है तो कहलाएगी हेड विंड, और अगर साथ में हवा आ रही है तो वो कहलाएगी टेल विंड गाइस। ठीक है, ये आपका हेड विंड और टेल विंड का केस बनता है। अब हेड विंड और टेल विंड में मेरे लिए ग्लाइडिंग में कौन सी हेल्पफुल है, तो जाहिर सी बात है ग्लाइडिंग में मैं बात करता हूँ एल्टीट्यूड लॉस हो रहा है लेकिन मुझे डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रैवल करना है। ठीक है, तो बेस्ट ग्लाइडिंग क्या होगी, अगर मेरे एल्टीट्यूड के साथ एल्टीट्यूड लॉस के साथ मैंने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया तो वो मेरे लिए बेस्ट ग्लाइडिंग कहलाएगी। अब अगर हेडविंड का केस मैं पकड़ता हूँ और मेरा एल्टीट्यूड लॉस हो रहा है तो मेरे पास क्या होगा, ग्राउंड स्पीड कम होने की वजह से मेरा एयरक्राफ्ट पहले ही नीचे आ जाएगा, एयरक्राफ्ट पहले नीचे आ जाएगा, यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो रिड्यूस हो जाएगी हेडविंड के केस में। वेयरएज टेल विंड के केस में मेरा एयरक्राफ्ट जब नीचे आ रहा होगा तो उसमें स्पीड जो टेल विंड है वो सपोर्ट करेगी इसको और आगे पुश करने की, तो इस केस में मुझे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल होकर मिलेगा। तो टेल विंड इज़ बेस्ट फॉर ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग के लिए बेस्ट मेरे पास टेल विंड रहती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना इस बात को। तो ये चीज़ यहाँ पे इस पॉइंट में बोल रहा है। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं अपन ये पॉइंट्स जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये। तो यहाँ पे विद द टेल विंड एंड एयरप्लेन विद ग्लाइड फार्थर बिकॉज ऑफ द हायर ग्राउंड स्पीड, कन्वर्सली विद द हेड विंड द एयरप्लेन विल नॉट ग्लाइड एज फार बिकॉज ऑफ द स्लोअर ग्राउंड स्पीड। तो टेल विंड इज बेनिफिशियल फॉर योर ग्लाइडिंग। नेक्स्ट पॉइंट है L/D रेशियो डिटरमाइन द डिस्टेंस एयरप्लेन कैन ग्लाइड, वेट विल नॉट अफेक्ट द डिस्टेंस। तो अब अनदर कंसेप्ट देखो, यहाँ तक तो मैंने बता दिया गामा ग्लाइडिंग एंगल जो है L/D रेशियो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वेट की बात कर रहे थे हम लोग, वेट से क्या रिलेशन बनता है। ठीक है, तो ये हेडविंड और टेलविंड का केस आपको दिखाया हुआ है, ये अगेंस्ट द विंड है यानी कि हेडविंड का केस है, ये आपका टेलविंड का केस है। तो आप देख सकते हो कि डिस्टेंस ट्रैवल टेल विंड के केस में आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये आपका टेल विंड का केस है जिसमें आपको डिस्टेंस ट्रैवल ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, अब बात करते हैं वेट की, जो हमने अभी एक पॉइंट पढ़ा थर्ड, उसमें क्या है, जब भी मैं ग्लाइडिंग कर रहा हूँ तो ग्लाइडिंग में L/D रेशियो मैटर कर रहा है, दूसरा डिस्टेंस मैटर कर रहा है। ठीक है, वेट का ग्लाइडिंग डिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वेट विल ओनली अफेक्ट द टाइम। हैवियर द एयरक्राफ्ट, ठीक है, सूनर इट विल रीच द डेस्टिनेशन। जितना हैवी एयरक्राफ्ट होगा उतना जल्दी वो डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचेगा। तो इमेजिन करते हैं दो एयरक्राफ्ट हैं जो सेम एल्टीट्यूड पे हैं और अब उन्हें एक डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचना है। तो जो हैवी एयरक्राफ्ट होगा इट विल रीच सूनर एज कम्पेयर टू द एयरक्राफ्ट जो लाइटर है। अब इसमें क्या होगा, स्पीड पे वर्क करना पड़ेगा पायलट को, उस पर थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के रखना पड़ेगा, तो ऑफ कोर्स हैवी वाला जल्दी से जल्दी नीचे आ जाएगा एयरक्राफ्ट। ठीक है, यहाँ पे यानी कि वेट मेरा डिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं डालेगा, ओनली फ़र्क आएगा तो टाइम का आएगा। जितना हैवी एयरक्राफ्ट होगा उतना जल्दी वो नीचे आएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, DGC के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ओनली इफेक्ट वेट हैज़ इज टू वेरी द टाइम द एयरप्लेन विल ग्लाइड, हैवियर द एयरप्लेन हायर द एयर स्पीड मस्ट बी टू ऑब्टेन द सेम ग्लाइड रेशियो। तो सेम ग्लाइड रेशियो के लिए स्पीड पे काम करना पड़ेगा। स्पीड बढ़ाने के लिए सी दिस एयरक्राफ्ट सिंस इट इज़ ग्लाइडिंग मीन्स इंजन्स आर नॉट वर्किंग, तो स्पीड बढ़ाने के लिए उसे नोज मतलब एयरक्राफ्ट के नोज अप नोज डाउन एटीट्यूड पे ही काम करना पड़ेगा। अगर उसे स्पीड बढ़ानी है तो नोज डाउन एटीट्यूड उसको लेके आना पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल इफ टू एयरप्लेन हैविंग द सेम L/D रेशियो बट डिफरेंट वेट अलग है, स्टार्ट अ ग्लाइड फ्रॉम अ सेम एल्टीट्यूड, द हैवियर एयरप्लेन ग्लाइडिंग एट अ हायर एयर स्पीड will arrive at the same touchdown point in a shorter time. Both airplane will cover the same distance, only the lighter plane will take a longer time. This is what just now I explained कि weight का distance पे कोई impact नहीं होता, only time से उसका relation बनता है। तो आपका एक concept हुआ headwind tailwind का, जिसमें tailwind is supportive for the gliding, दूसरा weight का कि weight का time से relation बनता है कि heavy होगा तो जल्दी आएगा और weight का distance से कोई relation नहीं बनता। Now
ये स्लाइड एक कंसेप्चुअल है, ठीक है। अगर मैंने एयरक्राफ्ट के लैंडिंग गियर को डिप्लॉय किया, जैसे ही मैं एयरक्राफ्ट के लैंडिंग गियर या फिर फ्लैप को डिप्लॉय करता हूँ, उसमें क्या होगा, ड्रैग मुझे बढ़ के आएगा। अगर ड्रैग बढ़ के आएगा दोस्तों तो स्पीड स्लो हो जाएगी। अब स्पीड स्लो हो जाएगी, अभी मुझे क्या करना है, मुझे स्पीड भी बढ़ाना है, ठीक है। तो स्पीड बढ़ाने के लिए, क्योंकि स्पीड स्लो हो गई तो स्पीड बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँ, मेरे इंजन तो है नहीं, मैं नोज डाउन एटीट्यूड लेके आऊँगा। नोज डाउन एटीट्यूड लेके अगर मैं एयरक्राफ्ट में आऊँगा तो मुझे स्पीड थोड़ी सी बढ़ के मिलेगी, बट प्रॉब्लम क्या होगी, मेरा एंगल ऑफ अटैक थोड़ा कम हो जाएगा, वेयर एज ग्लाइडिंग एंगल थोड़ा बढ़ जाएगा। ये कैसे होगा ये देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा इमेज के थ्रू। मान लीजिए मैंने एक एयरक्राफ्ट को इस तरीके से ड्रॉ किया, ठीक है, ये इस तरीके से आ रहा है, ये ग्लाइडिंग एंगल है मेरा गामा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं इस केस में नोज डाउन एटीट्यूड लगा रहा हूँ। नोज डाउन एटीट्यूड मतलब मेरा एयरक्राफ्ट और नीचे नोज करके रहेगा, नोज और नीचे हो गए, नोज नीचे हो गई तो मतलब ये वाला एंगल तो बढ़ गया। तो एंगल ऑफ अटैक अगर आपने AOA अगर आपने रिड्यूस किया तो गामा ग्लाइडिंग एंगल विल इंक्रीज, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने अपने एयरक्राफ्ट का एंगल ऑफ अटैक को रिड्यूस किया तो ग्लाइडिंग एंगल बढ़ के आएगा। ग्लाइडिंग एंगल बढ़ा तो दोस्तों अपने को पता है क्या होगा, अब आपका ग्लाइड पाथ स्टीप बन जाएगा, अब ग्लाइड पाथ स्टीप बन जाएगा। तो अगेन डिस्टेंस आपको कम ट्रैवल करने को मिलेगा। तो सेकंड पॉइंट यही बोल रहा है, एज द पिच इज लोअर्ड ग्लाइड पाथ स्टीपन्स एंड रिड्यूसेस द डिस्टेंस ट्रैवल। आपको समझ में आए होंगे ये दोनों पॉइंट, फिर से रिपीट करता हूँ एक बार। अगर लैंडिंग गियर या फ्लैप डिप्लॉय किए मतलब आपका ड्रैग हाइक हुआ, ड्रैग हाइक हुआ तो स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड बढ़ाने का मेरे पास एक ही तरीका, या तो नोज डाउन करूँ। तो नोज डाउन करने के लिए मेरा एंगल ऑफ अटैक कम करने की बात कर रहा है, मतलब अगर मैं एंगल ऑफ अटैक कम कर रहा हूँ तो ग्लाइडिंग एंगल बढ़ के आ रहा है, इंक्रीज होके आ रहा है, यानी कि ग्लाइडिंग एंगल स्टीपर बन रहा है। तो ग्लाइडिंग एंगल अगर स्टीपर बन रहा है इट मीन्स मेरा डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो कम हो जाएगा। रिमेनिंग 2 पॉइंट्स भी सेम बात को कह रहे हैं, बट देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। विद द पावर ऑफ a windmilling propeller also create a considerable drag, thereby retarding the airplane forward movement। तो यहाँ पे भी ड्रैग बढ़ जाता है। Power is not used during a glide or power of approach, pitch attitude must be adjusted necessary to maintain a constant air speed। तो यहाँ पे भी आपको यही बात बोली कि आपके पास ओनली ऑप्शन है स्पीड पे कंट्रोल करने का, दैट इज आप नोज डाउन एटीट्यूड को लेके आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी। नाउ तो हर चीज़ के लिए एक बेस्ट मतलब पॉइंट रहता है। जैसे कि एक आपने रेफ़र किया होगा अगर, तो आपको पता होगा अगर बेस्ट मुझे L/D रेशो चाहिए तो वो एंगल ऑफ अटैक 4 डिग्री पे मुझे मिलता है या 6 डिग्री पे मिलता है। 4 से 6 का अपन रेंज पकड़ लेते हैं जो आपको बेस्ट L/D रेशो मिलता है। यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं कि बेस्ट ग्लाइडिंग स्पीड होगी जिसमें मैं बहुत मतलब मैं बेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर पाऊँगा विद रिस्पेक्ट टू द एल्टीट्यूड लॉस। तो उसी की बात करें, अगर हम बेस्ट स्पीड से, बेस्ट ग्लाइडिंग स्पीड से डेविएट होते हैं तो हमें क्या आउटकम देखने को मिलता है। तो इन शॉर्ट आई कैन से, अगर मैं बेस्ट ग्लाइडिंग स्पीड से अपने आप को डेविएट करता हूं तो मेरे पास ड्रैग बढ़ के आते हैं। लेट्स सी कौन से ड्रैग बढ़ के आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपन लोग, ड्रैग पर देखते हैं कौन से ड्रैग बढ़ने की बात हो रही है। तो नाउ अगर मैं डिसेंड कर रहा हूँ एट अ स्पीड बिलो द बेस्ट ग्लाइडिंग स्पीड, अगर बेस्ट ग्लाइडिंग स्पीड से मेरी जो एक्चुअल ग्लाइड, अब एक काम करते हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये BGS ये हो गई बेस्ट ग्लाइडिंग स्पीड, ठीक है। अब मैं एक्चुअल ग्लाइडिंग स्पीड मतलब मेरे जो एयरक्राफ्ट की स्पीड है अभी के टाइम पे ग्लाइडिंग की, ये BGS बेस्ट ग्लाइडिंग स्पीड। अब ये पहला पॉइंट क्या बोला, व्हेन डिसेंडिंग एट अ स्पीड बिलो द बेस्ट ग्लाइड, यानी कि एक्चुअल ग्लाइडिंग स्पीड इज लेसर देन द बेस्ट ग्लाइडिंग स्पीड। इस केस में क्या होगा, मेरे पास इंड्यूस्ड ड्रैग बढ़ के आएगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा, मेरे पास इंड्यूस्ड ड्रैग बढ़ के आएगा, क्योंकि इंड्यूस्ड ड्रैग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड। सेकंड केस पढ़ते हैं। सेकंड केस में क्या बोल रहा है, अगर जो एक्चुअल ग्लाइडिंग स्पीड है व्हेन डिसेंडिंग एट अ स्पीड अबव द बेस्ट ग्लाइडिंग स्पीड, यानी कि स्पीड बढ़ के आई, तो नाउ पैरासाइट ड्रैग विल इंक्रीज। पैरासाइट ड्रैग बढ़ेगा मतलब क्योंकि ड्रैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड, इट मीन्स पैरासाइट ड्रैग विल इंक्रीज। देखो इंड्यूस्ड ड्रैग जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द स्पीड के, और पैरासाइट ड्रैग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए इन दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो दोनों केस में हमारा रेट ऑफ डिसेंट बढ़ेगा ही। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग ग्रेविटी के इम्पैक्ट से ही नीचे आ रहे हैं। वी आर नॉट क्लाइंबिंग, वी आर ग्लाइडिंग, तो एनी हाउ ग्रेविटी के इम्पैक्ट से वी विल कम डाउन ओनली। बट दोनों केस में हमें एक ना एक ड्रैग बढ़ के मिलेगा, ठीक है। अगर एक्चुअल ग्लाइडिंग स्पीड कम हुई तो इंड्यूस्ड ड्रैग
बढ़ेगा और एक्चुअल ग्लाइडिंग स्पीड ज़्यादा हुई तो पैरासाइट ड्रैग बढ़ेगा। ये पॉइंट देख लेते हैं अपन। टेंजेंट ऑफ अ ग्लाइडिंग एंगल इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द एल बाई डी रेशियो। आई हैव डिस्कस इन माय प्रीवियस स्लाइड विच इज रियली द एफिशिएंसी ऑफ द डिजाइन ऑफ द एरोप्लेन। एल बाई डी इज नोन एज एरोडायनेमिक एफिशिएंसी। सेकंड पॉइंट आपके डीजीसी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान रखना है। रेंज डिपेंड ओनली ऑन एल बाई डी रेशियो, पहले डिस्कस किया, ये भी आपको डीजीसी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। रेंज एंड ग्लाइडिंग एंगल आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेट। वेट का ओनली इम्पैक्ट पड़ता है टाइम के रेस्पेक्ट में, हैवियर होगा जल्दी आ जाएगा। देन नाउ रेंज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द ग्लाइडिंग एंगल, ये हम लोगों ने देख लिया। गामा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू डिस्टेंस, हम लोगों ने डिस्टेंस इज नथिंग बट अ रेंज। फ्लैटेस्ट ग्लाइड इफ एल बाई डी रेशियो इज मैक्स और मिनिमम ड्रैग कंडीशन। देन रेट ऑफ डिसेंट और सिंकिंग स्पीड पे बात करते हैं। रेट ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला है वी साइन गामा। गामा इज हेयर ग्लाइडिंग एंगल, वी इज द स्पीड। सो नाउ रेट ऑफ डिसेंट डिपेंड ऑन वेट एंड एल्टीट्यूड, ये पॉइंट आपको याद रखना है। रेट ऑफ डिसेंट जो है वो वेट और एल्टीट्यूड दोनों पे डिपेंड करता है। नीचे आना वेट और एल्टीट्यूड पे, क्योंकि मैंने अभी बताया वेट और टाइम का रिलेशन है, तो नीचे आना यानी कि अगर हैवियर होगा तो जल्दी पहुंच जाएगा और एल्टीट्यूड लॉस उसी हिसाब से होगा। इसलिए रेट ऑफ डिसेंट, नीचे आने के जो बात कर रहे हैं हम, जिस रेट से एयरक्राफ्ट नीचे आ रहा है वो वेट और एल्टीट्यूड दोनों पे डिपेंड करता है। नीचे जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे मैंने डिस्टेंस, एस इज द डिस्टेंस, वी इज द वेलोसिटी, टी इज द टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दैट इज नोन एज एंड्योरेंस। अगर मैं टाइम की बात करता हूँ तो टाइम इज डिफाइंड एज द एंड्योरेंस। ये टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड है जितने टाइम पीरियड तक एयरक्राफ्ट विल रिमेन्स इन एयर, ठीक है। एंड्योरेंस इज डिफाइंड एज अ टाइम पीरियड, जितने टाइम तक एयरक्राफ्ट एयर में रहता है वो एंड्योरेंस कहलाता है। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू एस बाई वी, वी को हमने रेट ऑफ डिसेंट से डिनोट किया है, ठीक है। रेट ऑफ डिसेंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एंड्योरेंस। एंड्योरेंस से रेट ऑफ डिसेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि वेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के और रेट ऑफ डिसेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हेंस रेट ऑफ डिसेंट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपसे शेयर किए ग्लाइडिंग से रिलेटेड, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैंने इसमें 3 से 4 आपको कॉन्सेप्ट दिए। पहला ग्लाइडिंग है क्या, तो मैंने आपको बताया ग्लाइडिंग एंगल जो है एल बाई डी रेशियो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्लैटेस्ट ग्लाइड में ग्लाइडिंग एंगल कम रखा जाएगा और स्टीपेस्ट ग्लाइड में ग्लाइडिंग एंगल ज़्यादा होगा। उसके बाद हम लोगों ने बात की हेडविंड और टेलविंड की। टेलविंड सपोर्टिव है ग्लाइडिंग के लिए। उसके बाद वेट की बात करी, वेट टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वेट रेंज पे डिपेंड नहीं करता, रेट ऑफ डिसेंट लेकिन इस पे डिपेंड करता है। फोर्थ कंसेप्ट हमारा ये हुआ वो इंड्यूस्ड ड्रैग और पैरासाइट ड्रैग का हुआ। अगर बेस्ट ग्लाइडिंग स्पीड से आप डेविएट होते हो तो आपको दोनों टाइप के ड्रैग देखने को मिलते हैं। अगर स्पीड कम हुई तो इंड्यूस्ड ड्रैग, ज़्यादा हुई तो पैरासाइट ड्रैग। गाइस दिस मच फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। आई होप you will definitely get certain amount of idea related to gliding topic. Thank you.